हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लासेस विद सचिन कुमार में। इससे पहली वीडियो में हमने जो 4/6/2019 की सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम आया था उसके 65 क्वेश्चंस तक हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 में कहा है एक त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त जिसका केंद्र O है बनाया गया है। ठीक है, केंद्र O है बनाया गया है। AO को बढ़ाने पर वृत्त को K पर मिलता है और AD जो है वो BC पर लंब है। यदि एंगल B हमारा 80 डिग्री है और एंगल C हमारा 64 डिग्री है तो एंगल DAK की माप क्या होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा 66। ठीक, क्वेश्चन में उसने कहा है कि एक हमारा त्रिभुज है ABC, ABC। ठीक है, त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ये हमने जो है त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना लिया है। इस वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, O है। ADBC O बनाया गया है। AO को बढ़ाने पर AO को, मैं इसको थोड़ा इधर ले लेता हूँ O पॉइंट को, AO को बढ़ाने पर इस तरह से हमने जो है AO को बढ़ा दिया है। AO को बढ़ाने पर वह K पर मिलता है। ठीक है, K पर मिलता है और AD BC पर लंब है। AD जो है वो हमारा BC पर क्या है, लंब है। तो हमें एंगल ये वाला, तो एंगल DAK, तो एंगल DAK इस एंगल को पता करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा तो एंगल DAK क्या होगा। DAK होगा हमारा एंगल B माइनस एंगल C/2। ये हमें याद रखना है। ये कब हमारा फॉर्मूला लगेगा, जब हमारा एंगल मतलब शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर लंब डाला हो और ये जो हमारा है AK ये हमारा एक एंगल बाइसेक्टर हो। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है और तब हमसे जो है अगर DAK एंगल पूछता है तो हम तब इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो एंगल B हमारे पास कितना है, 80 डिग्री। एंगल C हमारे पास कितना है, 64 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, एंगल B 80 माइनस 64/2। जब हम इसको इसमें से 80 में से 64 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। 16/2 मतलब 8 हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि जो है इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ था तो मैंने इसको काट कर 16 के बजाय 8 कर दिया है। 8 हमारा सही आंसर होगा। और इस क्वेश्चन में जो है जो बुक में दिया गया है इसमें एक मिस प्रिंटिंग और है कि वह वृत्त को K पर मिलता है, जबकि यहाँ पर जो है ये वृत्त पर नहीं मिलेगा। इसमें बोलना चाहिए था इसको कि वह BC को K पर मिलता है। ठीक है, सॉरी, BC पर BC रेखा पर K पर मिलता है, बिंदु K पर मिलता है। ठीक है, तो अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 66 ख़त्म हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 67 थोड़ा लॉजिक वाला है, आपको इसे थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पढ़ना। इसमें कहा गया है कि ट्रायंगल ABC में ADBC पर लंब है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें जो है एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल ABC। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 67। हमने क्या करा है, एक ट्रायंगल बना लिया है। ABC। ठीक है, अब उसके बाद उसने कहा है ट्रायंगल ABC में ADBC पर लंब है। AD जो है वो BC पर लंब है।
AD BC पर क्या है, लंब है। ठीक है, अब उसके बाद उसने कहा है और BE AC पर लंब है, और BE AC पर लंब है। ठीक है, BE किस पर लंब है, AC पर। ठीक, उसके बाद उसने कहा है AD और BE एक दूसरे को F पर काटते हैं। तो हमारा जो है जहाँ पर ये पॉइंट काट रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, F पॉइंट कहेंगे। ठीक, उसके बाद उसने कहा है यदि BF बराबर है AC के, हमने मान लिया कि B से F तक की जो दूरी है वो है 2x, और A से C तक की जो दूरी है उसको भी हमने 2x मान लिया, क्योंकि उसने हमसे कहा है कि इन दोनों की जो दूरियां हैं वो आपस में बराबर हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। तो एंगल ABC की माप क्या होगी, तो उसने हमसे पूछा है ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल B यहाँ से यहाँ तक क्या होगा। ठीक, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि जो है अगर कोई ऐसे इस तरह से हमारे एंगल बने हैं तो हम जानते हैं कि शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो मैंने क्या करा है, इस एंगल को अल्फ़ा मान लिया, इस एंगल को भी अल्फ़ा मान लिया। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल AFE में एक एंगल अल्फ़ा है, दूसरा एंगल कितना है, 90। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा ट्रायंगल BFD है इसमें एक एंगल हमारा अल्फ़ा है और दूसरा एंगल हमारा 90 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल AFE और एंगल BFD दोनों हमारे कौन से ट्रायंगल हो गए, ये हो गए हमारे सिमिलर ट्रायंगल, मतलब समरूप त्रिभुज। ठीक है, तो इस एंगल को मैं क्या मान लेता हूँ, बीटा, और इस एंगल को मैं मान लेता हूँ बीटा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ट्रायंगल ADC की बात करता हूँ। ADC, ट्रायंगल ADC में एक हमारा एंगल कितना है, बीटा, दूसरा एंगल हमारा कितना है, 90। ठीक है, ये भी हमारा 90 एंगल है। तो अगर एक एंगल बीटा है, दूसरा एंगल 90 है, तो हमारा तीसरा एंगल क्या होगा, अल्फ़ा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि त्रिभुज BDF, त्रिभुज BDF और ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ADC कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे, मतलब सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो अगर ये हमारे दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, मतलब समरूप त्रिभुज है, तो इसमें क्या हम रूल लगा सकते हैं, BD अपॉन AD इक्वल्स टू होगा DF अपॉन DC इक्वल्स टू AC अपॉन BF। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी वैल्यू की। तो BD अपॉन AD हमें नहीं पता है, DF अपॉन DC भी नहीं पता है, पर हमें पता है कि AC अपॉन BF कितना है। BF की वैल्यू हमारी यहाँ से यहाँ तक होगी, वो कितनी है, वो है हमारी 2x। और उसके बाद उसने कहा है कि AC कितना है, AC को हमने कितना मान रखा है, 2x। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें इसका यूज़ नहीं करना है, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। ठीक है, तो 1 अब ये आ जाएगा 1, तो BD इक्वल्स टू होगा मेरा AD के। ठीक है, यहीं तक ही हमारा जो क्वेश्चन था ये हमें समझना था। तो BD इक्वल्स टू होगा AD। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ से आगे, या फिर मैं इस तरह से भी एक ट्रायंगल बना सकता हूँ। ठीक है, देखिए, अगर मेरे किसी त्रिभुज के भीतर कोई दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, जैसे कि ये और ये आपस में मैंने इसको दिखाया है कि ये दोनों जो हैं बराबर हैं, और इसका एक त्रिभुज हमारा 90 डिग्री है, तो बाकी जो दो कोण होंगे वो हमारे होंगे 45 और 45 डिग्री के। ठीक है,
इसी तरह से अगर मैं इसको यहाँ पर दिखाऊं कि ये 90 है और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये वाला एंगल भी 45 होगा और ये वाला एंगल भी 45 होगा। तो अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि अब यहाँ से हमें पता लग रहा है कि BD बराबर किसके है, AD के। BD और AD आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो त्रिभुज मैं बात करता हूँ ट्रायंगल ABD में, ठीक है। अब मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ABD में जो हमारा D एंगल है उस पर कितना कोण बना हुआ है, 90 डिग्री। और हमारा यहाँ से BD बराबर किसके है, AD के। तो BD ये वाली भुजा और ये यहाँ से यहाँ तक की भुजा दोनों आपस में बराबर हैं और इनमें एक एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हमारा ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी हमारा यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री होगा। तो ये ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि उसने हमसे पूछा है कि एंगल B हमारा कितना होगा, तो एंगल B हमारा होगा 45 डिग्री, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, 68 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 हमारा क्या है कि त्रिभुज ABC कोमा त्रिभुज DEF समरूप हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको थोड़ा समरूप त्रिभुज के बारे में बताना चाहूँगा कि दो समरूप त्रिभुज किस प्रकार के होते हैं। अगर मैं मोटे तौर पर कहूँ तो हमारे दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हों, ठीक है। समरूपता हमारी भुजाओं पर डिपेंड नहीं करती है, वो एंगल पर डिपेंड करती है। भुजाएं हमारी छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन उस त्रिभुज के तीनों कोण अगर समान है तो हमारे दो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने जो है ज्योमेट्री कभी पढ़ी होगी तो उसमें समरूपता जरूर पढ़ी होगी, ठीक है। और क्योंकि हम एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है समरूपता के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होगा, ठीक है। तो मैं अब क्वेश्चन नंबर 68 को सॉल्व करता हूँ। 68 हमारा क्वेश्चन नंबर बड़ा आसान है। तो इसमें क्या कहा है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF कैसे हैं, समरूप हैं, ठीक है। तो समरूपता में क्या होगा कि जो दो त्रिभुज समरूप होंगे उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, 100, ठीक है। और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना है, 49। तो मैंने क्या कहा है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा उनकी संगत भुजाओं, ठीक है। संगत भुजाएं हमारी जो है उसमें कोई साइड भी हो सकती है, लंब भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में जो है दिया गया है शीर्ष लंब, और इनके परिमाप के भी जो है परिमाप के अनुपात के भी बराबर होता है। तो हम अब इसमें परिमाप के बारे में तो बात करी नहीं है, इसने कहा है शीर्ष लंब। तो त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब कितना है, 5, ठीक है। तो त्रिभुज DEF का शीर्ष लंब क्या होगा, ठीक है। तो शीर्ष लंब क्या होगा, मैंने यहाँ पर इसको जो है शीर्ष लंब मतलब एल्टीट्यूड को मान लिया है L, क्योंकि हमें नहीं पता है, तो इनका स्क्वायर होगा। मैं आपको जो है एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये हमारा क्या रूल है। यदि कोई दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये बात चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, आपको जो है काफ़ी क्वेश्चनों में ये वाली बात आपको लगानी पड़ेगी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है, ठीक है। मैं एक बार और आखिर में रिपीट कर देता हूँ कि किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा तो इसको जो है इसमें रूट में ले लूँगा, तो हमारा रूट करने के बाद आ जाएगा 10/7 और 5/L, ठीक है। 5 से इसको काट दिया, 5 दूनी 10, L की वैल्यू आ गई है हमारी 3.5, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 68 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 69
तो क्वेश्चन नंबर 69 हमारा है ट्रिग्नोमेट्री का है। इसमें हमें दिया गया है कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 3 इंटू कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। पहला तो ये है कि अगर हमारे दिमाग में अगर हमसे क्वेश्चन जो है मेथड से नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से जो है कोई वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसने हमें दिया हुआ है कि हमारी जो थीटा की वैल्यू होगी 90 से तो कम होगी और 0 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है हम मैक्सिमम क्या करते हैं 30, 60, 45 पर ही मैक्सिमम सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, पहला मेथड तो ये होगा कि हम अगर इस क्वेश्चन में 60 रखेंगे तो ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी और फिर हम जो है 60 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं बाय मेथड तो फिर कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, आइए मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 69। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा। इस कोस स्क्वायर थीटा को इधर लेकर के जाऊंगा तो मेरा हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा। 3 कोट को मैं जो है अगर साइन और कोस में तोड़ लूँगा तो 3 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इससे कोस से ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा साइन थीटा आ जाएगा √3/2। हम जानते हैं कि साइन में जो है √3/2 वैल्यू किसकी होगी, ये होगी हमारी 60 डिग्री की। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में 60 रखेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पर जो है हम 60 रख देंगे और इसका आंसर निकाल देंगे। तो हम इसका आंसर निकालते हैं 1/2 इंटू सेक 60। सेक 60 निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा, कोस 60 की वैल्यू चाहिएगी। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, वो होगी 2। ठीक है, सॉरी कोस 60 की वैल्यू होगी 1/2 और सेक 60 की वैल्यू होगी 2 प्लस साइन 60 की वैल्यू है हमारी √3/2। इसको इससे काट दिया तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा मेरा 2 प्लस √3/2। यही मेरा आंसर होगा, ये इधर। ठीक है, 2 प्लस √3/2। अब हमें दिख रहा है यहाँ पर, देखिए जो क्वेश्चन है इसमें हमारा जो है ये इन्वर्स भी दिया गया है, इस पर थोड़ा ध्यान नहीं गया, इसमें इन्वर्स भी दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसका आंसर यहाँ पर नहीं आया है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा। इन्वर्स का मतलब है कि जो वैल्यू हमारे नीचे है उसको ऊपर करना पड़ेगा और जो वैल्यू ऊपर है उसको हमें नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट करेंगे 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3। हमारा अपोन में क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा तो 2 इंटू 2 माइनस √3। ये अब हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। आपको याद होगा कि पिछले सेट में जो मैंने इससे पहले सेट कराया था उस सेट में भी क्वेश्चन नंबर 70 की तरह एक क्वेश्चन था। ठीक है, जिसको मैंने कहा था कि आपको जो है कुछ चीज़ें याद रखनी है, उसको मैं आपको एक बार और दोबारा याद दिला देता हूँ। वो क्या कहा था, मैंने कहा था कि अगर कोई ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें याद रखना है कि q² प्लस p², q² माइनस p² और 2qp। ठीक है, ये एक हमारे राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होंगी। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें दिया गया है कोस थीटा इक्वल्स टू कितना है 2p अपॉन में 1 प्लस p²। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर 2p तो है, मतलब p तो है पर q नहीं है। ठीक है, इसमें जो है इसमें क्या है, p तो है पर q नहीं है।
तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, Q को हम क्या कर लेंगे, अपनी तरफ से 1 ले लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, इसको हम जो है जब Q को 1 लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2p। ठीक है, ये हमारी जो है फाइनल वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमें मिल चुका है कोस थीटा बराबर लाल बटे कका के अकॉर्डिंग कोस क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो इसका मतलब है 2p हमारा बेस होगा और 1 प्लस पी स्क्वायर हमारा जो है वो कर्ण होगा। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, हमारा लंब अपॉन आधार। ठीक है, क्या होगा, लंब अपॉन आधार। तो इसके लिए लंब कितना है, 1 माइनस पी स्क्वायर, और आधार कितना है हमारा 2p। ठीक है, तो क्या है हमारा 2p। ये ऑप्शन कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैं एक बार और ही इस क्वेश्चन को समझा चुका हूँ पिछले जो सेट में। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 71 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्वेश्चन को करता हूँ 5 डिवाइड 5 का को हम तुरंत के तुरंत ही सॉल्व करते चलेंगे। 5 पंजे 25, ठीक है, इंटू 2 प्लस 2 डिवाइड 2 का, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 डिवाइड 4, ठीक है, इंटू 5 माइनस, इसको हम यहीं पर सॉल्व कर देंगे। 5 में से 3 गए तो कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गए, वो 5 में से 2 गए तो 3 आ जाएगा, डिवाइड 6 इंटू 2। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली लाइन में, 5 डिवाइड 25 इंटू 2 प्लस 2 डिवाइड 4 इंटू 5, ठीक है, माइनस 3 अपॉन 6 इंटू 2। ठीक है, तो 5 से इसको काट दिया, 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 से 1 पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, यह आया हमारा 1। तो अब हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 2/5 प्लस 5/2 माइनस 1, 2 दूनी 4, 5 पंजे 25, ठीक है, 25 और 4 कितना होगा 29 अपॉन में 10 माइनस 1, तो 29 माइनस 10 कितना हो जाएगा 19 अपॉन 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 हमारा क्या है, 72 ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है, यदि 8 अंकों की संख्या ये दी गई है 72 से विभाज्य है तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, संख्या जो है उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, 7 8 9 x 5 3 1 और y। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर 72 से डिवाइड होगा तो 9 और 8 से भी वो नंबर ज़रूर ही डिवाइड होगा। तो 8 से डिवाइड का पता करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के 3 नंबर देखते हैं। ठीक है, 8 से 24 बचे कितने, 24 7 बचे। ठीक है, और अब 7 होंगे तो 8 के पहाड़े में 8 के पहाड़े में जो आएगा 7 वाला नंबर वो होगा 8 × 72। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर y के बजाय 2 रखेंगे तो ये हमारा जो है पूरा पूरा कट जाएगा, जो कि होगा हमारा 312 बन जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, y का तो सोल्यूशन हमने कर लिया है। अब हमें देखना है कि 9 से कौन कौन कटेगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा 9 से डायरेक्ट ही कटने हैं उनको तो हम ऐसे ही काट देंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि ये 9 है, ये कट चुका है हमारा, और 8 और 1 9, ये भी कैंसिल हो चुके हैं हमारे। तो अब हमारे कौन कौन से बचे हैं, 7 और 3 10, 10 5 15 और 2 17,
17 में अगर हम एक और जोड़ दें तो हमारा कौन सा नंबर बन जाएगा, 18, जो कि हमारा क्या होगा, 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या हुआ है, x और y की वैल्यू मिल चुकी हैं। ठीक है, x और y की वैल्यू मिल चुकी हैं। उसने हमसे पूछा है 5x माइनस 3y का मान क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 3 इंटू वाई कितना है हमारा 2, 5 माइनस 6, तो 5 माइनस 6 मतलब माइनस का 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से किसी निश्चित राशि पर 2.5 वर्षों में ब्याज इतने रुपए हो जाता है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित है तो राशि क्या हो गई। मतलब उसने हमसे पूछा है कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है तो उसको हम कैसे निकालते हैं, आइए मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 मैं क्या करता हूँ, जैसे कि देखिए 2 साल के लिए 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। ठीक है, मैंने क्या करा है, इसका 2 साल का इफेक्टिव रेट निकाल लिया है, तो वो हुआ है हमारा 21। ठीक, उसके बाद में आधा साल और है। ठीक है, क्योंकि उसने कहा है 2.5 वर्ष, तो 2 साल के लिए निकाल लिया है, आधा वर्ष और लेना है, तो 10% है, तो आधे साल के लिए हमारी जो रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5। तो मैंने क्या करा है 21 प्लस 5 गुना 21 अपॉन 100। ठीक है, 21 और 5 26 प्लस 21 पंजे 105 अपॉन 100, मतलब क्या हुआ है हमारा आ जाएगा इसमें 27.05। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे 27.05 और 27.05 को हम क्या करेंगे 1623 के बराबर रख देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 27.05 को हमने क्या करा है 1623 के बराबर रखा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितनी बार चला जाएगा 60 बार। ठीक है, और हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू हमारी कितनी होगी 100%, तो इंटू 100, तो हमारा 6000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ, जो कि हमारा है अलजेब्रा का क्वेश्चन। 74 वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर है 114। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं इसके जो है आपको 1-2 तरीके बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें यहाँ पर 4 x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6 और z की वैल्यू 9 रख देंगे तो हमारा ये सेटिस्फाई हो जाएगा। 4 और 6 10 और 9 19। ठीक है, और जब हम इसको यहाँ पर भी रखेंगे तो भी हमारा जो है 114 आ जाएगा। ठीक, पर उसमें क्या होगा कि जब हम यहाँ पर उन वैल्यूज़ को यहाँ पर रखेंगे तब हमारे लिए एक मुश्किल वाली बात हो जाएगी, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा 4 की क्यूब करनी पड़ेगी, 6 की क्यूब करनी पड़ेगी, 9 की क्यूब करनी पड़ेगी, फिर हमको जो है एक्स वाई जेड 4 से इन सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको इसके अलावा एक दूसरा मेथड बताने वाला हूँ जो कि होगा इससे आसान होगा हमारा बेसिक वाला। ठीक है, पर इससे आसान हो जाएगा। ठीक है, वो देखिए कैसे। हम जानते हैं कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है, वो होता है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस
एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है हमारा, इसके ऊपर है रूट, तो हम इसके बजाय ये लिख सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रूट निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा ऑप्शन की हेल्प लेने वाला हूँ। ठीक है, वो किस तरह से, देखिए हमारा जो है यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है हमारी 19। ठीक है, तो हमें पता है, जैसे कि हम ऑप्शन देख पा रहे हैं, हमारा कोई पॉइंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि जो हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब इस सारे की वैल्यू क्या बनने वाली है, 19 ही बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारा जब ये 19 का मल्टीपल नहीं होगा और 19 हमारा रूट में निकल नहीं सकता है। ठीक है, हमारा जो है 19 तब तक रूट से बाहर नहीं निकल सकता है जबकि इसका एक पेयर नहीं बन जाएगा। ठीक, और हमारे ऑप्शनों को देखते हैं तो हम 17, 13, 19, 21, ठीक, तो इस तरह के ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं और बिना सॉल्व करे ही हम जो है आंसर दे सकते हैं कि इसका आंसर 19 ही होगा, क्योंकि हमने मान लिया है कि इस सभी को सॉल्व करने पर हमारा 19 ही आएगा। ठीक है, तो आइए मैं बताता हूँ कि किस तरह से 19 आएगा। ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन को ये मैंने बता दिया है कि डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, हम आंसर लगाएंगे 19 और हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सॉल्व करके बता रहा हूँ कि किस तरह से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं हम उनका थोड़ा फ़ायदा लेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया है 19, तो हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड से। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जे एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 361। ठीक है, 361 हो जाएगा। ये हमारा कितना दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन में हमें दिया गया है 114। ठीक है, ये 114 दिया गया है, तो मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ, इसकी वैल्यू रख दूँगा और उसको जो है 2 से मल्टीप्लाई करके मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा और उसको मुझे घटाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 114 दूनी हो जाएगा मेरा 228, तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट ही यहाँ पर 228 घटा दूंगा। 228 घटाने के बाद हमारा आ जाएगा 133। ठीक है, तो हमारा जो है मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरी 133। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस 133 वैल्यू को यहाँ पर रखना है। 133 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू जो है हमें क्वेश्चन में दी गई है वो कितनी है हमारी 114। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 133 में से 14 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 19। तो इस तरह से हमारा जो है 19 बाहर निकल जाएगा, तो आंसर हमारा 19 ही होगा, जिसको मैंने बताया था कि हम डायरेक्ट ही कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो एक दूसरी अप्रोच थी, ये एक दूसरी अप्रोच। ठीक, मैं चलता हूँ इस पेपर सेट का आखिरी क्वेश्चन की तरफ, 75 नंबर। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक 10 मीटर 8 मीटर 6 मीटर की माप वाले आयताकार टैंक जिसके ऊपर 1 मीटर के व्यास, देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि इस बुक में थोड़ी मिसप्रिंटिंग है जो मैंने ठीक कर दी है। ये मीटर के व्यास नहीं है, ये है हमारी यहाँ पर त्रिज्या। 1 मीटर की त्रिज्या का वृत्ताकार छेद है। ऐसे टैंक को बनाने के लिए लोहे की कितनी चादर की आवश्यकता होगी, तो दशमलव में हमें बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन है हमारा। देखिए हमारा जो है यहाँ पर क्या है, आयताकार टैंक, मतलब इसने बात करी है घनाभ की, कुछ इस तरह से है। ठीक है, और इसके ऊपर इसने यहाँ पर क्या करा है, इस तरह से कोई एक छेद कर दिया है और ये छेद है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम सभी तरफ का जो है, जो ये पृष्ठ लिया है, ये भी सारे पृष्ठ हम ले सकते हैं, पर जब यहाँ पर हमारा छेद हो जाएगा तो यहाँ पर तो कोई लोहे की चादर लगेगी नहीं। तो हमें क्या करना है, इस घनाभ का टोटल, मतलब हम बोल सकते हैं कि संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है और उसमें से हमें इसका एरिया घटा देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए मैं इस क्वेश्चन को अब करता हूँ। तो हमारा जो है संपूर्ण
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है वो होगा हमारा 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल। ठीक है, मैं वैल्यू रखता हूँ 2 इंटू एल कितना है हमारा 10 इंटू 8, 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 6 और 6 इंटू 10। ठीक है, इसको जब हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आ जाएगा ये हमारा 188। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 376। ये हमारा है इस घनाभ का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, पर अभी हमने इसमें से इसका क्षेत्रफल नहीं घटाया है। अगर हम क्या करते हैं, इसमें से इस सर्कल का वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 376 माइनस पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, या फिर हम बोल सकते हैं 3.14। आर की वैल्यू कितनी है हमारी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब हम क्या कर लेंगे, इसमें से इसको जब घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 372.9, 372.9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने ये दूसरा एक सेट एसएससी सीजीएल टायर 1 का एक और सेट मैंने ख़त्म करा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपको मेरा सोल्यूशन अच्छा लगा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे कमेंट कीजिए। आपको अगर कोई और प्रैक्टिस सेट कराना है तो आप मुझे बताइए, कुछ चीज़ें आपको मेरे से बतानी है तो उसे भी बताइए, कमेंट करिए। ठीक है, जिससे मेरा हौसला भी बढ़ेगा और मुझे एक रास्ता मिलेगा कि जो आप मुझसे चाहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।